हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 सीरीज़ का पार्ट 27 है। इससे पहले मैंने 26 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देखना। आपके आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। और ये जो है यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस श्रृंखला है। और मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको आर्टिकल बताती हूँ। तो मैं अभी आपको नगरपालिका से संबंधित आर्टिकल बताऊंगी। तो नगरपालिका सबसे पहले तो आप जान लो, ये भाग 9A में है और आर्टिकल 243P से स्टार्ट होता है। तो 243P में इसकी परिभाषा दी गई है। 243Q में नगरपालिका का गठन दिया गया है। 243R में नगरपालिका की संरचना दी गई है। 243S में वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना है। 243T में स्थानों का आरक्षण है। 243U में नगरपालिकाओं की अवधि आदि। 243V में सदस्यों के लिए निहरताएं। 243W में नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 243X में नगरपालिका द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां हैं। 243Y में वित्त है। 243Z में नगरपालिकाओं के लिए लेखाओं की परीक्षा है। 243ZA में नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243ZB में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243ZC में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। 243ZD में जिला योजनाओं के लिए समिति। 243ZE में महानगरों के लिए समितियां। 243ZF में विद्यमान विधियों के और नगरपालिकाओं का बना रहना। 243ZG में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो फ्रेंड्स, ये नगरपालिका से संबंधित आर्टिकल होगा। मैं ये 2-3 दिन इसको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से सुन के याद हो जाए। देखो, पंचायत और नगरपालिका, राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग हो गए, फिर लोक सेवा आयोग, इस सब की कुछ कुछ आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हर एग्जाम में, या महालेखा परीक्षक, ये न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये सब की आर्टिकल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पहले मैं एक बार सारे आर्टिकल्स आपको फिनिश कराऊंगी, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है उसको बताऊंगी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, ताकि आर्टिकल आपके पूरे एकदम आर्टिकल पे आपका कमाल हो जाए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको आर्टिकल तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं 70 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में करा चुकी थी। अब आज 71 से करती हूँ मैं। तो देखो, जयप्रकाश नारायण ने निम्न में से किन दलों का गठन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट नामक पार्टी का किया था। ठीक है, आगे है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी एवं प्रजा सोशलिस्ट का गठन किया। सोशलिस्ट पार्टी निर्माताओं में समाजवाद विचारधारा से प्रेरित आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता, SMR मसानी, NG गोरे, SM जोशी, MN दांतेवाला तथा यूसुफ मेहर अली थे। इस पार्टी का गठन 1934 में पटना में कांग्रेस के एक अंग के रूप में किया गया, जबकि 1952 में जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद दल तथा किसान मजदूर प्रजा पार्टी को जोड़कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। तो देखो, इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट किन दो पार्टी को मिलके बना? तो समाजवादी दल और किसान मजदूर प्रजा पार्टी। फिर है ये जयप्रकाश नारायण को 1965 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। फिर जयप्रकाश नारायण ने 7 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति, अब संपूर्ण क्रांति तो सबको पता कि कब हुई, किस डेट को, वो भी याद रखना है, 5 जून 1974।
अगला क्वेश्चन है, अब ये इनकी बुक्स है, बुक्स भी आप एक बार पढ़, मैं बोलती हूँ, आप सुन लो। देखो, जयप्रकाश नारायण की प्रमुख पुस्तक है समाजवाद क्यों, 1936 डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, 1949 टूवर्ड्स अ न्यू सोसाइटी, 1958 अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, 1959 फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, 1959। तो फ्रेंड्स, कभी इनकी बुक्स भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी बुक जयप्रकाश नारायण की नहीं है, या हो सकता है कालक्रमानुसार, ऐसे तो पूछा नहीं लेकिन हाँ हो भी सकता है कालक्रमानुसार। तो आप एक बार इसकी ईस्वी सन भी याद रखोगे तो थोड़ा सा, मतलब पहला, मतलब पहला और लास्ट वाला जनरली सबका याद रखो, बीच में एक आध रखो, तो भी आप कर पाओगे। सारा याद करना पॉसिबल तो नहीं होता, बट इतने सारे थिंकर अगर हम सबका याद कर पाएंगे पूरा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो जितना है, जैसे फर्स्ट कर ले, लास्ट कर ले, बीच का एक दो कर लो, या जो उनकी फेमस बुक है उसका, तो वो ऑप्शन में रहेगा ही, तो उस हिसाब से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। देखो, इसमें पूछ रहा है उनके निर्माण। तो सबसे पहले जान लो, जो लोक लेखा समिति है ना, वो हम स्वतंत्रता से पहले है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति सबसे पहले हो गया, तो सबसे पहले आप 3 को रखो। अगर आप सबसे पहले 3 को रखते हो तो भी आपका एक से ही हो जाता है, लेकिन अभी हमें सारे देखना है। तो प्राक्कलन समिति कब बना, विभागीय स्थायी समिति कब बना, लोक उद्यम समिति कब बना, तो एक एक करके हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले 1921 में तो लोक लेखा समिति बना, प्राक्कलन समिति 1950 में बना, लोक उद्यम समिति 1964 में बना, फिर विभागीय स्थायी समिति 1963 में। अब देखो, लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य जो होते हैं वो आपके लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। फिर है आपका लोक उद्यम समिति, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार लोक उद्यम समिति का गठन किया गया। वर्तमान में इसके सदस्य 22 ही हैं, जैसे लोक लेखा समिति के 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। 1993 में लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर विभागीय समिति का गठन किया गया। शुरुआत में इनकी संख्या 17 थी और अब है 2004 में बढ़कर 24 हो कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलाते हैं हम लोग। द्विध्रुवीय की शक्ति, फिर है हितों की शक्तियों का, एक मिनट रुक जाओ, द्विध्रुवीय की शक्ति, सर्वाधिक स्थिर वितरण, हितों के शक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं। तो केनेथ वॉल्जर, जॉन मियर सिमर, हेंस जे मॉर्गनथाउ, और ये है। तो इसका ऑप्शन ए का फर्स्ट हो जाएगा, द्विध्रुवीय। देखो, द्विध्रुवीय शक्ति का केनेथ वॉल्जर, हितों को शक्तियों के रूप में परिभाषित किया हंस जे मॉर्गनथाउ ने। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को जॉन मियरसिमर ने अधिकतम बनाने का प्रयास किया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून, थ्यूसिडाइज और समाज का कोई स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, देखो, दोहरा शासन, संसद की सर्वोच्चता, संघ की अक्षुण्णता, राज्यों की अक्षुण्णता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड कौन सा सही असत्य है पूछ रहा। ठीक है, तो देखो, संसद की सर्वोच्चता नहीं है, हाँ, और है फोर्थ राज्यों की अक्षुण्ण, राज्य अक्षुण्ण भी नहीं होगा, दोहरी शासन है और संघ की अक्षुण्णता है। कौन सा नहीं है, सेकंड और फोर्थ। देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन संसद की सर्वोच्चता तथा राज्यों की अक्षुण्णता है, जबकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दोहरे शासन, संघ एवं राज्य एवं संघ की अक्षुण्णता पर आधारित है। भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। हम भारत के लोग
को वास्तविक समूह, मतलब हमें वास्तविक समूह, हम भारत के लोग को समूह माना गया है। दूसरी ओर भारत में राज्यों को संघों में विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्यों की पुनर्गठन की शक्तियां संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत में महिला आंदोलन से संबंध में सही है? महिला आंदोलन के संबंध में सही है। देखो, आर्य समाज मुद्दों के बारे में पूर्णतः अच्छा, आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में पूर्णतः निरपेक्ष था? नहीं, वो तो सापेक्ष था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1924? नहीं। सरोजनी नायडू एनिबेसेंट महिलाओं के वोट के, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और डी भी सही है, तो सॉरी फोर्थ भी सही है, तो थर्ड और फोर्थ इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 76 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई, तो राज्य को आवश्यक व्यक्तिवादी बोले थे, इसमें थॉमस पेन हो जाएंगे। अगला है, संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। ठीक है, कथन 1 है, कथन 2 है, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरल का भाव है। तो इसमें ना दोनों कथन में एक कथन सही है, जैसे मतलब फर्स्ट सही है बट सेकंड इज रॉन्ग। अगला है, मार्क्स के विसंगत एलिनेशन की जो थ्योरी है उनकी, उसमें किस किस से है? तो ये चारों है, उनके उत्पाद से विसंबंध या एलिनेशन, अलगाव, प्रक्रिया से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, प्रजातियों से अलगाव, मतलब प्रोडक्शन, प्रोसेस, नेचर और प्रजाति को क्या बोलो, प्रजाति। और ये किसमें इनकी ये विचारधारा, अलगाव वाली विचारधारा, तो इनकी अलगाव की विचारधारा इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट 1984। ये आपको पीजीटी जो 2021 में हुआ है यूपी में, ये क्वेश्चन पूछा था कि एलिनेशन की जो थ्योरी है उनकी मार्क्स की, वो किस बुक में है? इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में है। अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलनों की दृष्टि से स्थायी किसने कहा? तो W.H. मॉरिस जोन्स ने कहा। ठीक है, ये कोटेशन आप लिख लो, ये क्या कहा, किसने कहा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि को स्थायी किसने कहा? तो मॉरिस, ये सब जो थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो जो बोले ना, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में, और यूपी में तो खासकर एक दो क्वेश्चन आता ही है इससे। जैसे ऑस्टिन ने क्या बोला, और ये रुडोल्फ, तो उन सब के बारे में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये इन सब का कोटेशन आपको हर जगह मिलेगा नहीं, तो जहां आपको क्वेश्चन में मिल रहा है आप उसे लिख लीजिए। देखो, एक बार मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। W.H. मॉरिस जोन्स ने भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि में स्थायी कहा। मॉरिस जोन्स ने अपनी बुक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अब ये भी बुक पूछ सकता है ये किसकी है, 4 बुक दे दिया, उसमें ऑप्शन में दे दिया द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1964 में भारतीय राजनीति के बारे में कहा है कि उसने बहुत कम समय में निश्चित परिवर्तन और आकार प्राप्त कर लिया। यह अपरिवर्तनशील राज्य एक स्थायित्व के रूप में नहीं बल्कि नियमित आंदोलन के रूप में है। आगे है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? क्या व्यक्तिवादी अराजकतावादी की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो, निजी संपत्ति तो है, वो मानते हैं, सविनय अवज्ञा, अति उदारवाद, तो जैववादिता नहीं मानते, बाकी ये मानते हैं व्यक्तिवादी अराजकतावादी। देखो, जैववादिता ऑर्गेनिज्म
व्यक्तिवादी अराजकता की मुख्य विशेषता नहीं है। व्यक्तिवाद अराजकतावादी व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं। यह राज्य को विरोध इस प्रकार करते हैं कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को एक ही सांचे में ढालकर व्यक्तिगता का दमन तथा समरूपता की स्थापना करने का प्रयास करता है। अराजकतावादी किसी भी प्रकार की सत्ता का विरोध करते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे एक हर प्रकार के बाहरी नियंत्रण एवं बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। इसके अनुसार राज्य का वास्तव में कोई उपयोग ही नहीं और यह सर्वथा एक निरर्थक सत्ता है। यह राज्य को आर्थिक विषमता का स्रोत भी मानता है। निजी संपत्ति के उन्मूलन में यकीन रखते हैं। उनके अनुसार सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। अराजकतावादी विचारक माइकल बकुनिन, क्रोम्पिटित प्रोंदो आदि हैं। विलियम गॉडविन को पहला आधुनिक अराजकतावादी कहा जाता है। किनको? विलियम गॉडविन को पहला आधुनिक अराजकतावादी कहा जाता है, जबकि महात्मा गांधी को नैतिक अराजकतावादी या दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। नैतिक। अगला है तो नैतिक व्यक्तिवादी के में टॉल्स्टॉय भी शामिल है। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? ठीक है, तो केवल साम्राज्य निर्माण उसका कार्य नहीं है। उसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है पूछा ना। देखो, उसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है। जो कुछ अधिग्रहण किया उसका संरक्षण, जो कुछ संरक्षित किया उसका प्रबलन। केवल साम्राज्य निर्माण नहीं, केवल साम्राज्य निर्माण नहीं है। आगे 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें उपभोक्ता की परिभाषा विस्तृत की गई है, बिल्कुल की गई। यह शिकायतों के ई फाइलिंग, बिल्कुल सही बात है। यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार की स्थापना का था, बिल्कुल सही। ये विवादों को निपटाने के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी क्यों बोलेगा? देखो, ये ऐसे निगेटिव फॉर्म में आ गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो लंबे होते हैं ना, दिखने में लंबे होते बट बहुत आसान होते। आप 4 ऑप्शन को बहुत पेशेंस से आप पढ़ो आराम से, तो आपको आंसर खुद ही पता चल जाए कि नहीं यही आंसर होगा। अगला है पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। तो ये 3 प्रॉब्लम तो रॉबर्ट डेहली के हैं। हर्बर्ट साइमन बिहेवियर के बारे में बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी सी का सेकेंड। फिर है प्रिंसिपल विलोबी जी, ठीक है। तो आपका बच गया ये पॉलिसी साइंस हो गए, डी लर्नर और हेराल्ड लॉसवेल। तो ये हो गया आपका, देखो पॉलिसी साइंस ये हो गया हेराल्ड लॉसवेल, प्रिंसिपल बिलोबी हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन वाला तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन हो गए और 3 प्रॉब्लम रॉबर्ट डेहली हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। तो अराजक लोकतंत्र, भीड़ का शासन। अगला है 2 कथन दिया गया, प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संकल्पना का ध्यान केंद्रित करना होगा, बिल्कुल सही बात है। बोथ आर राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कार्य कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो वो सिंडिकेट समूह का वो सदस्य वाई चौहान नहीं थे, बाकी ये सब थे। और फ्रेंड्स, इस टाइप के जो 2 कथन वाले क्वेश्चन है वो DRPLS में बहुत पूछे जाते हैं, लेंदी क्वेश्चन। तो आप इस तरह के, आप अगर DRPLS में PGT देना चाहते हो तो आप ना UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो। तो आप एक बार थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करके इस सीरीज को करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप ऐसे भी करोगे तो आपको बहुत नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, जितना आपने पढ़ा उससे मतलब पढ़ के फिर इस क्वेश्चन को लगाओ तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी।
और हाँ फ्रेंड्स, मेरी चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी, जिससे आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और मैंने थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसके उसके रिलेटेड एमसीक्यू भी कराई है, तो आप अगर वो नहीं देखें तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देखिए। क्वेश्चन है 87, संविधान के अनुच्छेद 19 में देखो 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, 6 टाइप ऑफ। अब उसको ना काल क्रमानुसार बोलना है। तो इसका ऑप्शन है बी। तो देखो, संघ तथा यूनियन का गठन भारत में भूभाग में कहीं, देखो सबसे पहले तो शांति तरीके से बिना हथियार, इसमें तो इसके अनुसार देखो, एक मिनट, इसमें सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ठीक है, देखो संघ क्या है, 4132, तो 4 हो गया शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार को एकत्रित हो जाओगे। एकत्रित अब हो गए तो आपको बोलने का मतलब संघ बनाने का है, संघ बना लिए तो फिर आप भारत के भूभाग में कहीं भी देखो संघ बनाने के बाद आप कहीं भी घूम सकते हो, घूम सकने के बाद आप कहीं भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, क्योंकि आजीविका जरूरी होती है। तो इस ये यहाँ जो चार दिया उसके अनुसार 4132 होगा। देखो फर्स्ट सेकंड, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो अनुच्छेद 19 में निहित स्वतंत्रता कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं में किया गया है, ठीक है। तो बिना हथियार शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगत बनाने या संगठन बनाने का, सर्वत्र घूमने का, भारत में किसी भाग में निवास करने का, और फिर आजीविका। तो देखो कैसे पहले है, देखो तुम बिना हथियार, देखो सबसे पहले है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहले स्पीच दो लो आप एस, फिर बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन, जैसे देखो तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के बाद क्या करोगे, एक सम्मेलन करोगे, ठीक है। सम्मेलन करोगे तो चलो सम्मेलन हो गया, तो एक संगठन बना लेते, ठीक है। अब संगठन बना लोगे, संगठन के बाद सोचोगे चलो हम थोड़ा घूम घाम के आते हैं, संचरण करते हैं, तो आप घूम घाम लोगे। अब घूम घाम लोगे तो कब तक घूमोगे, तो कहीं रहने का सोचोगे, तो फिर निवास का सोचोगे। अब आप निवास भी कर लिए तो भाई खाओगे क्या, तो कुछ तो व्यवसाय करोगे, तो कुछ वृत्तियां उपजीविका और व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो देखो ये 6 स्वतंत्रता आप याद हो गई। पहला है भाषण की स्वतंत्रता, दूसरा है बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन बनाओ, सम्मेलन करो, सम्मेलन कर लिए, फिर संगत बनाने या संगठन बनाना, ठीक है। सम्मेलन किए तो 10 लोग आए तो 10 लोगों का हम संगठन बना लिए, फिर संगठन बनाए तो चलो भाई एक जगह से नहीं दूसरे जगह हम मूव करके अपना प्रचार करेंगे। जब हम दूसरी जगह मूव किए तो हम लगा अरे बहुत थक गए, अब तो कहीं जाके निवास करना है, तो फिर निवास की स्वतंत्रता हो गई, निवास हम कर लिए, फिर है निवास हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा, अब निवास कर लो तो कुछ खाओ, मतलब कुछ तो व्यवसाय चाहिए ना, तो वो वो आजीविका, तो सबसे लास्ट में व्यापार होगा, उससे पहले आपका तुम्हारा निवास होगा। ऐसे 6 है, आप 2-3 बार मेरा सुनना तो आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे आप खुद से सोचो ना, सबसे पहले बोलोगे तो फिर आप सम्मेलन करोगे, सम्मेलन के बाद एक संगठन बनाओगे, संगठन को लेके फिर कहीं घूमोगे, घूम के थक जाओ तो कहीं निवास करने का सोचो, निवास के बाद मतलब कहीं स्थायी रह ली तो फिर कुछ आजीविका चाहिए, तो फिर आजीविका। ऐसी 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। आगे है विवरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है, तो यह भाग्य समतावादी अवधारणा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है या दोनों का। देखो स्वतंत्रता समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद के तत्व को समावेशित करता है, ठीक है। फिर है सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं।
तो बोथ आर राइट आंसर, मतलब दोनों कथन सही है। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्य सभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने में लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो फ्रेंड्स ये 90 क्वेश्चन तक हो गया, और 2 इसमें वो पैराग्राफ देता है। तो अगर आपको पैराग्राफ की भी क्वेश्चन करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं पैराग्राफ की भी क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं उसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 2020 का। अब 19 का हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो हम मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इसी तरह हर दिन आपके लिए क्वेश्चन लाऊं। और मैं अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लास मिलेगी, मैंने भी स्टार्ट ही किया है। देखो क्लास तो मैं ले लाऊंगी, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल क्लास है, आपको कौन हेल्प कर रहा, तो उस तरीके की क्लास मैं लेके आऊँगी। अगर आपका कोई सजेशन है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी तो मैंने कंप्लीट करा दिया, कॉम्परेटिव भी स्टार्ट की हूँ, अगर आपको जिस पार्ट का चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो क्लास लेके आऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।